I'm Dr. Gaurav Shukla. Hi, listeners, uh, along with Dr. Aarti Shukla. And हम लोग यहाँ पर जो है प्राइमरली अपने आप को एक्सपर्ट्स कहते हैं बीज मंत्र चिकित्सा में, विच इज़ ए लॉस्ट साइंस। और सिंस इट्स अ लॉस्ट साइंस तो ये कभी एग्जिस्ट करती थी, पर हमने रिसर्च करके इसको रिवाइव करने का एफर्ट कर रहे हैं। तो लॉस्ट साइंस क्या होती है इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी जो है छोटा सा एक इंट्रोडक्शन के पार्ट पे बोल रहा हूँ कि मतलब मेरा कोर क्वालिफिकेशन एमबीए मार्केटिंग रहा, एंड आई वाज लास्ट डीजीएम विद वीडियोकॉन टेलीकॉम इन 2011। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स करा, फिर पीएचडी करी संस्कृत में। मास्टर्स संस्कृत में करा, फिर पीएचडी संस्कृत में करी, और तब से मैं संस्कृत में रिलेटेड एपिक्स को स्टडी कर रहा हूँ। और इस सब्जेक्ट को वैसे टेक्निकली दैव आश्रय चिकित्सा कहते हैं, सो टेकिंग रेफ्यूज ऑफ योर सोल। और इससे कैसे हम बीमारियों को ठीक करते हैं, ये हम अभी इस पॉडकास्ट में आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं डॉक्टर आरती को बोलता हूँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। नमस्कार, मैं आरती शुक्ला। मैंने अपना मास्टर्स चाइल्ड डेवलपमेंट में किया, फिर पीएचडी साइकोसोशियोलॉजी में, और उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के साथ मिलके मंत्रों पे काम कर रहे हैं हम दोनों। और किस तरह से मंत्रों के ज़रिए हम किसी की भी प्रेजेंट बीमारी को ठीक कर सकते हैं, उसको टूवर्ड्स नॉर्मल जोन में ला सकते हैं, हम इसका प्रयास कर रहे हैं। एंड कुछ तो बहुत मिरेकुलस रिजल्ट्स भी हमारे सामने आए हैं, वो आगे और जाके हम आपके साथ में शेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दीज। आप मिरेकुलस रिजल्ट्स के बारे में कुछ बताइए कि मैक्सिमम क्या रिजल्ट्स आपने देखे हैं और क्या ऐसा फिनोमिनल एक्सपीरियंस रहा आपका हीलिंग का जो कि अनइमेजिनेबल था नॉर्मली एक आम आदमी के लिए। ओके, जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिटी देने का एफर्ट करूंगा कि मिरेकुलस कहते किसको हैं। तो अगर ये क्लैरिटी होगी तो अब हमारा ही प्रोसीजर में हम एक वीडियो कॉल के ऊपर, जैसे मैं आपको भी देख रहा हूँ, ऐसे ही बस हमें एक वीडियो कॉल के ऊपर एक पेशेंट दिखना चाहिए, भले ही चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, इवन वो आईसीयू के अंदर हो, तो भी वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू अगर हमें दिख रहा है, तो उस सिचुएशन में हम उस व्यक्ति को मंत्रों का एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। और 2 से 5 मिनट के अंदर आप डिवाइस पर उसके चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो मिरेकुलस वाला पार्ट है वो ये है, क्योंकि आयुर्वेद में नाड़ी पकड़नी होती है, नाड़ी देखनी होती है, एलोपैथिक में दवाई देनी होती है, टेस्ट करने होते हैं। हम सिर्फ व्यक्ति का ऑरा देखते हैं और हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि उसकी कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है और किसको कैसे ठीक करने से उसकी कौन सी बीमारी को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। प्राइमरली हमारे पास जो केसेस आते हैं वो एक सिस्टम में एक तरीके से लाइलाज केस कहा जाए। लाइलाज मतलब कि अगर मैं बोलूँ किसी को डायबिटीज है, तो उसकी डायबिटीज अगर 650 है तो वो एक क्रोनिक डायबिटीज का पेशेंट है। जी 100-200 है तो वो क्रोनिक डायबिटीज नहीं है। सो अगर 650 किसी की डायबिटीज है, शुगर डिवाइस पे आ रही है, 650 आ रही है, तो हम उसको विद इन 2 to 5 मिनट्स टाइम उसको घटाकर 390 तक भी ले आते हैं आराम से, without touching, without giving him anything to eat, without insulin, without any tablet, anything which you consider as impossible, वो एकदम से होना शुरू हो जाता है। तो मिरेकल्स का पार्ट ये वाला है। अभी डॉक्टर आरती बताएंगे कि उन्होंने किस एक्सट्रीम के पेशेंट्स को रिकवर करने में कंट्रीब्यूट करा, तो ज़्यादा बेटर। मेरे पास भी एक पेशेंट आई थी, बैंगलोर से थी, और वो पिछले 8 सालों से बेड पे थी और व्हील चेयर यूज कर रही थी एंड डायपर यूज कर रही थी। आफ्टर फ्यू हीलिंग्स उन्हें डायपर की ज़रूरत नहीं थी, बट शी सेड मेरे को ज़रूरत नहीं है, और फिर भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता अगर कहीं पे मतलब ड्रॉप निकल जाए, तो इसलिए मैं पहनती हूँ, अदरवाइज आई डोंट नीड इट। सेकेंडली, वो अपने पाँव पे खुद चल पाएंगे 7 साल बाद। और इतना ही नहीं,
मतलब कुछ टाइम के बाद वो मेरे को कहती हैं, मैं ना बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मेरे बच्चे मेरे को कह रहे हैं कि यूएस चलो, हमारे साथ में पोती की शादी है, बट मैं ये सोचती हूँ सब लोगों ने मेरे को व्हील चेयर पे देखा हुआ है, और अब जब वो मेरे को 7 साल बाद अपने पैरों पे देखेंगे तो वो मेरे को नजर लगा देंगे। तो मैं इसलिए जाना चाह भी रही हूँ और डरती भी हूँ कि मेरे को नजर ना लग जाए। ऐसे नहीं मैम आप जाइए, कोई बात नहीं है। सो इस तरह के केसेस भी हमारे सामने आए हैं। एंड एक केस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, उसमें वो डीआरडीओ के दिल्ली के एक साइंटिस्ट थे, उनके जो है बेटी जो थी वो 24 डेज की थी और उसकी हार्ट मसल्स वीक थे। तो डॉक्टर्स ने उनको बोला कि ये बच्चे का हार्ट जो है एक्सपैंड हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से वो अलग अलग बॉडी पार्ट में वो कनेक्ट हो रहा है, तो उसको सीजर्स हो रहे हैं, जैसे दौरे पड़ना होता है उस तरीके से। सो वी एक्सपेक्ट कि मैक्सिमम इस बच्चे की जो एज है वो 48 आवर्स बची है, और वो बच्चा वेंटिलेटर पे था। तो हमारे पास मतलब उनको किसी ने बोला कि अब जब डॉक्टर्स ने मनाही कर दिया है तो ये एक कपल है, इनसे बात कर लो, ये तो सिर्फ आईसीयू में भी पेशेंट को उसके ऊपर वीडियो कॉल के ऊपर देखकर कर सकते हैं ट्रीट। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, बिकॉज ही वाज अ साइंटिस्ट, तो वो उसको इस तरह की चीज़ों पे विश्वास नहीं था। उसकी वाइफ बैंक भी होती, तो उसने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हो तो सकता है, लेकिन हमें कम से कम 5 बार पेशेंट दिखे दिन में तो हम इसमें कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इतने एक्सट्रीम केस में थोड़ा जल्दी हीलिंग करना पड़ता है। तो आपको आईसीयू में परमिशन मिल जाएगा? बोले हाँ, दैट आई विल मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5th डे तो वो बच्चा डिस्चार्ज होकर घर चला गया, आज भी ठीक ठाक है बिल्कुल। दैट्स गुड। तो जिसको एलोपैथी ये कहता है कि ये हम इसको ठीक नहीं कर सकते, और यही हमारे देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज था। आप देखिए भीष्म पितामह का हम रेफरेंस सुनते हैं कि जिनके शरीर में 100 तीर थे, वो तब भी जो है उन्होंने 5-10 दिन जिंदा रहे और लगातार बात करते रहे, कोई ये नहीं था कि उनको कोई दिक्कत हुई। तो हम लोगों का जो स्पिरिचुअल विरासत जो है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब हमें उसके बारे में बताया नहीं जाता है। तो हमारे जो केसेस हैं, केसेस बहुत ज़्यादा मिराकुलस हैं, और मतलब हम हर तरीके का केस, चाहे वो कैंसर हो चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, उसमें हम पेशेंट को एक कंफर्टेबल मार्ग तक ले आते हैं। दैट इज व्हाट वी फील कि ये हमारा एक अचीवमेंट है, या हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग है हमारे को। जी, तो अभी हमने गुरुजी के बारे में मेंशन करा, हाउ डिड यू स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस? ये शुरुआत कहाँ से हुई? आप संस्कृत से पढ़े, आज आप बीज मंत्र बना रहे हैं। साइकोसोशियोलॉजी में मैम ने अपनी पीएचडी करी है। आफ्टर ऑल ऑफ दिस ये बीज मंत्र शुरू कहाँ से हुए? ये कहाँ से स्टोरी ये आई? क्योंकि बीज मंत्र के बारे में मैंने भी कभी नहीं सुना, एंड रैंडमली इन सब बारे में सुनना और फिर देखना कि समबडी इज प्रैक्टिसिंग इट, इट्स वियर्ड। शुरुआत कहाँ से हुई इन सब चीज़ों की? देखिए वैसे तो मतलब नाम के आगे शुक्ला लगा हुआ है, तो मतलब ब्राह्मण परिवार क्या रह के जो है कुछ चीजें तो आपका जेनेटिक कोड है जी। तो मेरे घर में बचपन से ही जो है वो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता था। मतलब 50 साल के करीब तो हमने खुद ही देखा, बचपन से ही व्रत करना और वो सब कुछ बताया जाता था। दुर्गा सप्तशती में ही सबसे पहले हमें बीज मंत्र पता चले थे, कौन कौन से बीज मंत्र होते हैं। आजकल बहुत सारे लोग हैं जैसे शिव योग में जो है वो बीज मंत्रों के ऊपर ही बात करते हैं, बट जब हमने इसको रिसर्च करके देखने का वो एफर्ट करा, मतलब ये एक तरीके ना एक कॉन्फिडेंशियल साइंस था। मतलब जब तक एक सही गुरु को एक सही शिष्य नहीं मिलता तब तक जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते थे। और मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं मतलब मेरी अब एज 50 है और मैं लगभग आज से 40 साल पहले अपने गुरुजी को मिला था। मतलब मेरे गुरुजी मेरे फादर ने धारण करे थे, तो उन्होंने उनसे दीक्षा ली थी, तो एक फैमिली ट्रेडिशन के थ्रू हमने भी उनसे दीक्षा ले ली। मेरे गुरुजी माउंट आबू में वशिष्ठ आश्रम में एक जगह कहलाती है, वहाँ के महंत रहे हैं। तो उनका 100 वर्ष की आयु में अभी 15 मई 2019 को उनका शरीर पूरा हुआ। तो मतलब हम लोगों को बचपन से वो थोड़ा थोड़ा करके वो गाइड करते रहे, बट वो एक आयुर्वेद के एक्सपर्ट थे और उन्होंने कई हजार लोगों को आयुर्वेदिक दवाई देकर ठीक करा था। तो जब हम उनसे बात करते थे दुर्गा सप्तशती और उसके मंत्रों के बारे में, तो उनकी बड़ी मतलब मिस्टीरियस सी स्टोरीज होती थी कि एक साधु उनके पास में आए और उनको मंत्र दिखते थे सारे के सारे, और वो हर एक मंत्र अपने बारे में बताता था। ऐसे बड़े सारी चीजें।
क्योंकि वशिष्ठ आश्रम जो जगह जो है ना, उसका पौराणिक महत्व है। आप अगर पुराण पढ़ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ भी उनका डिस्क्रिप्शन है, उस जगह का डिस्क्रिप्शन है, उसके आसपास के मिराकुलस एबिलिटीज का डिस्क्रिप्शन है। तो व्हाट आई रियलाइज कि समहाउ हम किसी एक ऐसी कॉर्ड से कनेक्टेड थे कि वहाँ पर जो नॉलेज ट्रांसफर था वो कोई बहुत बड़ा मिराकल नहीं माना जाता था। मतलब मेरे गुरुजी ने मतलब हमें किस तरह से टच करा बचपन से थोड़ा थोड़ा करके कि आज हम बात करने की स्थिति में आए। अदरवाइज मेरा फॉर्मल क्वालिफिकेशन तो मैंने बोल ही दिया कि भाई मैं हार्डकोर सेल्स एंड मार्केटिंग डोमेन के तौर पे रहा हूँ 15-20 साल। तो लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उस बीज मंत्र की ऊर्जा के बारे में और जो टेक्स्ट उन्होंने पढ़ने को बोला था, वो आज की तारीख में वो टेक्स्ट बाकी जगह अवेलेबल नहीं है। मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो, जैसे मैंने आपको कोई चीज़ बताई, आपने उसको एज इट इज़ करना शुरू कर दिया, आपने रिसर्च करने का एफर्ट नहीं करा। एंड रिसर्च करना एक बहुत रेयर फिनोमेना है। हमारे देश में वैसे भी जो है रिसर्च करने को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता। गुरु शिष्य परंपरा में भी यही वाली चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको कोई चीज़ बोल दी तो बस जो बोल दिया उसको फॉलो करते रहो, आपको कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। सो एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, और क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन जनरेट होते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि हनुमान जी का नाम क्या है। तो सब लोग एकदम से चौंकते हैं कि भाई ये कैसे किसी ने बोल दिया कि हनुमान जी का नाम क्या है। क्योंकि हनुमान जी जो हैं जब बड़े हुए और उनको भूख लगी तो उन्होंने खिड़की के बाहर जो है सूरज को देखा और उसको वो आम समझकर कूद गए उसके पीछे। ये ऐसी स्टोरी बताई जाती है। और फिर जो वो रास्ते में इंद्र ने देखा कि वो सूरज को निगलने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने उनके हनु पे वज्र का प्रहार करा, उनकी हनु टूट गई और उस दिन से उनका नाम जो है हनुमान पड़ गया। तो मैंने रियलाइज करा कि ये वाला कहानी तो ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति के घर में, और केसरी जी और अंजना माता जो है वो बहुत मतलब हमारे यहाँ तो उसको एरिस्टोक्रेसी कहेंगे कि सबसे अपर क्लास के तौर पर थे। तो उनको जो है उनके यहाँ घर में बच्चा हुआ तो वो तुरंत नाम रखेंगे, तो उनका जन्म के समय का क्या नाम था ऐसा लोगों को नहीं पता। तो मैंने जब ये क्वेश्चन करा तो मुझे कई सोर्स कोड के लिए वाल्मीकि रामायण और ये अपना रामचरितमानस 2 ही किताबें थी। तो हमने जो है जैसे वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड देखा तो वहां पर 11 बार एक नाम आया प्लवमान। और प्लवमान जो है उसको नाम देते हैं जो क्वांटम जंप करता है। तो ये ढूंढने से मिला। अगर मैं नहीं ढूंढता या मेरे को क्वेश्चन नहीं आता तो वो तो ढूंढने की प्रक्रिया, क्वेश्चन होना और क्वेश्चन का आंसर ढूंढना जो है वो एक रिसर्च का पार्ट है। तो आजकल वो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्टेड है, इसलिए हमारी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट लगती है। बट मैंने कोशिश करी कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से वो सारे डॉट्स कनेक्ट कर दें जो हमारे को एंशिएंट विजडम से कनेक्ट करते हैं। बीज मंत्र उसी का पार्ट था जी। इन बीज मंत्रों में कहीं ना कहीं अल्टीमेटली संस्कृत का रोल होगा। और आपने जैसा भी मेंशन करा कि कुछ लोगों को ये मंत्र दिखते हैं, कुछ लोगों को ये मंत्र आकर बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है और आप अपना संस्कृत से बैकग्राउंड जो बता रहे हैं, यू हैव डन योर मास्टर्स इन संस्कृत एंड पीएचडी इन संस्कृत, तो इन सब चीज़ों ने कितना आपको हेल्प करी इस पूरी चीज़ को समझने में? क्योंकि जितना मैं संस्कृत को समझाऊँ, इट इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक लैंग्वेज। बहुत सिस्टमैटिक वे में हर चीज़ उसमें इतनी वेल डिफाइंड है कि जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि किन्हीं चीज़ों के लिए संस्कृत में शब्द नहीं है, तो क्या आज शब्दों का फॉर्मेशन हो सकता है? उसमें ये भी तक मेंशन है कि अगर कोई वर्ड नहीं अवेलेबल है तो उसका वर्ड किस तरीके से बनाना है। तो कहीं ना कहीं ये भी इसमें रोल रहा होगा संस्कृत का। एंड आई वांट टू नो द सेम कि संस्कृत का रोल और इसमें ये मंत्र दिखना, मंत्रों का बताना, ये एक्सपीरियंस आपका भी रहा है क्या? देखिए, एक पार्ट तो बड़ा डिफरेंट है जो मेरा और आरती का है। मतलब मैं कोई मंत्र लिखूंगा अगर कहीं से भी ढूंढ के, उसमें जो भी मैं बीज मंत्र में करेक्शन करता हूँ, व्हाटएवर अप्रोच आई फॉलो, तो वो वाला मंत्र मैं आरती के सामने रख दूंगा और आरती उसके ऊपर हाथ रखेगी और उसके बाद उसको वो मंत्र का विजुअल्स दिखना शुरू हो जाता है। एंड इट इज़ वेरी वेरी मिराकुलस। मतलब मैंने अगर उसको नहीं बताया कि ये किसका मंत्र है तो वो मुझे बता सकती है कि ये मैस्कुलाइन आइडेंटिटी दिख रही है मुझे या फेमिनाइन आइडेंटिटी दिख रही है, उसका ऑरा, उसके ड्रेसेस, उसके कलर्स, ऐसे करके। और अब
द टोटल अपीयरेंस इज वेरी डिफरेंट। तो मुझे मंत्र दिखाई नहीं देता है, दिखाई देने वाला पार्ट जो है वो डॉक्टर आरती के हिसाब से है। मुझे मंत्र जो है वो सिर्फ सुनाई देता है, जैसे कोई इनर गाइडेंस होती है तो वो इनर गाइडेंस जो है वो मेरे को बताती है। अब जैसे आप इसको ऐसे लेकर चलो कि आपको कोई खजाना खोजना है, अब आपको नहीं पता वो खजाना कहाँ है, बट अगर आपको कोई अंदर से लगातार बता रहा है कि इधर राइट में जाओ 12 कदम, फिर लेफ्ट में जाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, तो वो खजाना खोजने में आपका तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन है उस इनर वॉइस का है जी। तो मैंने जब इस इनर वॉइस के स्ट्रक्चर को देखा तो मुझे लगा कि ये सारा कुछ कहीं ना कहीं संस्कृत में छिपा हुआ है। इसलिए जब मेरे पास टाइम था तो मैंने अपना मास्टर्स करा और संस्कृत के अपने क्वेश्चंस और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया, क्योंकि मतलब वो भरे पेट का रिसर्च था ना। मतलब ये नहीं था कि संस्कृत को पहले पढूं फिर पीएचडी करूं फिर कहीं नौकरी मिल जाए, ये थॉट प्रोसेस में नहीं था। सो मैंने उस पार्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करा जो कि हमारा मंत्र सिस्टम का कोर साइंस है। एंड आपने ये बिल्कुल सही बोला कि संस्कृत जो है एक वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है और उसके अंदर हर चीज का प्रोसेस दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बड़ा सिंपल सा इसका एनोटेशन शेयर करता हूँ। दुनिया की कोई भी भाषा जो है वो रूट वर्ड से बनती है। मतलब एक रूट वर्ड होता है, उस रूट वर्ड के इर्द गिर्द जो है उसमें प्रीफिक्स सफिक्स जोड़कर जो है वो भाषा के अलग अलग शब्द बनते हैं। बट रूट वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ ये दुनिया की किसी भी जगह पर ये डिस्क्राइब नहीं है। तो मेरा बात समझा पाया? जी जी जी। इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, रशियन, अरेबिक, आप दुनिया की कोई सी भी भाषा लीजिए, उसमें शब्द जो हैं उनका एक रूट वर्ड है और उस रूट वर्ड की मॉडिफिकेशन है यूजिंग प्रीफिक्स सफिक्स थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट। कोई भी भाषा के अंदर ये कहीं भी एक्सप्लेन नहीं करा गया कि ये रूट वर्ड्स क्रिएट कैसे हुए। जब मैंने संस्कृत देखी तो संस्कृत में मेरे को स्ट्रक्चर्स मिले कि हमारे यहाँ जब हम मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में जो चक्रास होते हैं उन चक्रास के आपस में जो मतलब एक चक्रा को आप एक रिंग मान लीजिए और हर एक रिंग के ऊपर जो है एक सर्कल के ऊपर कुछ कुछ अल्फाबेट्स लगे हुए हैं। तो उन अल्फाबेट्स, एक अल्फाबेट दूसरे अल्फाबेट से कनेक्ट होता है और वैसे वो रूट वर्ड्स फॉर्मेशन होता था। तो हमारे यहाँ जो चक्रास का मैकेनिज्म जो है वहां से ये रूट कॉज मुझे मिला और फिर वो पढ़ने के लिए कनेक्ट करने के लिए दोज वर वेरी ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्ट्स जो हमने आइडेंटिफाई करा। सेकेंड पार्ट जो मैं इसमें कहना चाहूँगा, अगेन जैसा आपने बोला कि इट इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, तो इसमें क्योंकि स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन मिलती है तो आप दुनिया की किसी भी भाषा को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अभी तक मैं लगभग 11-12 भाषाओं को देख रहा हूँ इस संस्कृत को पढ़ने के बाद में, तो मुझे कोई भाषा ऐसी मिली नहीं जिसमें कि रूट वर्ड्स में संस्कृत के टर्म्स ना हो। वो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ग्रेट एग्जाम्पल, सूर्य का बीज मंत्र क्या है आपको पता है? सू 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 तो वो सूर्य का बीज मंत्र दे रखा था सूम। अब मैं सूम को अगर इंग्लिश में लिखूंगा तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? SU और छोटा n ऊपर लगेगा, जो कि एक तरीके का जो है जिसको हम डिप्थोंग में यूज करते हैं, तो वैसे करके एक वो लगेगा SU और छोटा सा n ऊपर। उस SUN से आज हम सन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, बट वो इंग्लिश को भी नहीं पता कि उनके यहाँ जो टर्म्स हैं वो संस्कृत को कितना डीपली एम्बेड करती हैं। एंड टेक माई वर्ड्स, नेक्स्ट 4 years पूरी दुनिया संस्कृत पढ़ रही होगी। इसका रीजन ये है जितना भी पार्ट क्वांटम कंप्यूटिंग का है वो सारा का सारा आंसर्स उनको संस्कृत में जाकर ही मिलेगा। बट कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं ना कि एंशिएंट संस्कृत और जो करंट मॉडर्न संस्कृत है बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों। ये देखिए बहुत डिफरेंट क्या, मतलब हमारे देश में पिछले 2000 साल से जो है वो कॉन्टिन्यूस कल्चरल इन्वेजन्स हुए हैं। तो उन कल्चरल इन्वेजन्स की वजह से, और हमारा आपको पता ही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी भी हमारा नहीं रहा। अब से पिछले 200 साल से तो ब्रिटिशर्स ही हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करते थे। उनसे पहले मुस्लिम्स थे, वो करते थे। तो वो मुगल्स और ये सारा कुछ जो भी हम देखते समझते हैं,
तो हमारा अपना नॉलेज सिस्टम जो है, मतलब हमारे देश में आप देखो ना, नोबेल प्राइज विनर पीस में तो मिल जाएगा, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं मिलेगा। तो जिस देश से साइंस पैदा हुई, पूरी दुनिया को साइंस बताने वाला जो देश था, जहाँ रिसर्च को ऋषि टर्म से जोड़ा जाता था, उस देश से ही नोबेल रिसर्च के कोई प्राइजेस नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल सिस्टम हमारे सिस्टम को कंट्रोल करके दबा कर रखे हुए था। और जब हमारा कोई व्यक्ति रिसर्च पूरी करता था तो वो एक किसी भी ब्रिटिश नाम से जो है वो पब्लिश हो जाती थी। तो ये जो एस्पेक्ट है, उसने हमारे देश का जो प्योर रिसर्च है उसको बाहर नहीं आने दिया। तो इस कारण से मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ संस्कृत में तो भयानक छेड़छाड़ करी गई है। टेक्नोलॉजी जो है उसकी हमारे डॉट्स कनेक्ट करने का जो पार्ट है वो हमारे रिलीजियस एपिक्स में है, और उसको समझने के लिए एक अलग तरीके का संस्कृत का एटाइमोलॉजी समझना पड़ेगा हमें। तो वो पार्ट ही मैंने प्राइमरली रिसर्च करा। जी, आपसे एक सवाल नेक्स्ट ये रहेगा, क्योंकि हम पॉडकास्ट बीज मंत्र पर कर रहे हैं, तो लोगों को बीज मंत्र हैं क्या ये भी समझ में आना चाहिए। हमने संस्कृत का बेस मैंने इसलिए लिया ताकि उन्हें आइडिया लग जाए कि संस्कृत का इसमें कितना बड़ा रोल है, और बीज मंत्र आखिरकार है क्या चीज़, क्योंकि मुझे बीज मंत्र है क्या कोई आइडिया नहीं है। एंड आई वांट यू टू एक्सप्लेन मी एंड ऑल द व्यूअर्स कि आखिरकार बीज मंत्र होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, और इनका मेन मीनिंग क्या है। ओके, तो मेरा नाम क्या है पहले ही बताइए। आपका नाम गौरव शुक्ला, डॉक्टर गौरव शुक्ला। बात समझा पाया? जी बिल्कुल। आपने सबसे पहले जो उच्चारण करा वो थॉट लेवल पे करा जी, और फिर थॉट लेवल का मैनिफेस्टेशन आपने वर्ड्स की फॉर्म में करा जी, जिसको हम सुन पाए। तो जो मन में उच्चारण हुआ, उस मन के उच्चारण से अब वहां पर जो है अल्फाबेट्स की डोमेन जो है वो वहां पर नहीं है, उसके बाहर है, बट मन में भी सारी की सारी प्रक्रियाएं जागृत चलती है। तो हमने जब विचार को वर्ड से कनेक्ट करा, मान लीजिए मैंने बोला सूर्य, तो आपने जो है उस सूर्य से आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हुई, एक नाम क्रिएट हुआ। तो जब हमने उस इमेज और नाम को देखा तो वहां पर कोरिलेशंस बनने शुरू हो गए। तो हमारा ब्रेन जो है उसका जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट पोटेंशियल है, और उस इनफाइनाइट पोटेंशियल से वो हर चीज को अपने भीतर मैनिफेस्ट करता है। अब यहाँ से वो मैनिफेस्टेशन थॉट से वर्ड्स में कन्वर्ट होता है जी। जब वो थॉट से वर्ड्स में कन्वर्ट होता है तो उसमें अल्फाबेट्स का यूसेज होता है। हमारा जो अल्फाबेटिकल सिस्टम है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, वॉवल्स, सेमी वॉवल्स एक साइड में है और कॉन्सोनेंट्स जो है वो दूसरी साइड में है। तो संस्कृत के अंदर जो है उन वॉवल्स और सेमी वॉवल्स और उन कॉन्सोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से, मतलब मिनिमम 3 मैक्सिमम 9 के कॉम्बिनेशन से बनने वाले जो बीज जो वर्ड्स हैं या रूट वर्ड्स जिनको कहा जाता है, वो जो है उनको हम बीज मंत्र कहते हैं। जी। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैंने एक बीज मंत्र बोला, लक्ष्मी, आधा ल आधा क्ष, म बड़ी की मात्रा अनुस्वार, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी में जो टोटल अल्फाबेट्स यूज हुए वो हुआ ल, क, श, षटकोण का श और म, और फिर बड़ी की मात्रा। अब बड़ी की मात्रा या मात्रा जो है वो आपका वॉवल्स का पार्ट हो गया। सेमी वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के कॉम्बिनेशन को हम जो है उस कॉम्बिनेशन से ही बीज मंत्र बनाते हैं। अब ये तो ग्रामर के एस्पेक्ट से हो गया। उसमें हम 2 टर्म यूज करते हैं, एक तो अनुस्वार अंक की मात्रा वाला और एक विसर्ग। अंक की मात्रा मतलब कि हमें उसको सांस अंदर लेते वक्त चैंट करना है और विसर्ग वाले में सांस बाहर निकालते वक्त चैंट करना है। तो इस तरीके से उसके स्ट्रक्चर आते हैं। लेकिन बीज मंत्र जो है हम कहते हैं उसी डोमेन को है जिसमें मिनिमम 3 अल्फाबेट्स यूज होते हैं, सेमी वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। जी, मैं मेरी बात समझा पाया? जी, क्योंकि बिल्कुल। थोड़ा सा थ्योरी। जी जी नहीं, जैसे हम बोलते हैं एम ह्रीम क्लीम, ऐसे करके बीज मंत्र बोलते हैं, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस तरह से हमने बोला। तो इसमें एम जो है वो बीज मंत्र नहीं है,
रीम जो है वो बीज मंत्र नहीं है, क्लीम जो है वो बीज मंत्र नहीं है। ठीक है, जी ये हम यूज कर रहे हैं लेकिन ये बीज मंत्र नहीं है, इनकी कैटेगरीज डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं श्रीम बोल रहा हूं तो वो बीज मंत्र नहीं है, लेकिन अगर मैं श्रीम में शहद वाले श की बजाय षटकोण का श यूज कर रहा हूं तो वो बीज मंत्र है। तो ये कैटेगरीज हैं जो हमारे यहाँ बुक्स के अंदर डिस्क्राइब करा गया है इनकी डेफिनेशन के तौर पे। जो श्रीयंत्र बनाने वाली जो मतलब जिनमें श्रीयंत्र के डिस्क्रिप्शन है कि श्रीयंत्र कैसे बनता है, श्रीयंत्र इज नथिंग बट ह्यूमन बॉडी, तो वो ह्यूमन बॉडी का डिस्क्रिप्शन है और वहीं पर ये स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, तो जिनको आप जब देखते हैं तो आपको इसका आइडिया हो पता है। जी कुछ पार्ट जो है वो आपने थोड़ा टेक्निकल बोल लिया ना, तो उसके लिटरल एग्जाम्पल वो बोर्ड पे लिखने वाला पार्ट हो जाता है, तो इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। आई होप आपने ये सब अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा है, क्योंकि मैं देख रहा था अभी रिसेंटली रिसर्च जब कर रहा था इस पूरे पॉडकास्ट के लिए, आई सो कि आपने ये सब चीज़ें ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखी हैं। अब इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि हाउ डज दिस बीज मंत्र हीलिंग थिंग वर्क्स, और ये किस तरीके से डिफरेंट है बाकी स्पिरिचुअल हीलिंग से, लाइक रेकी वगैरह से, किस तरीके से डिफरेंटली काम करती है? ओके, सो मतलब रेकी, प्राणिक, हमारे पास जितने भी हीलिंग मोडालिटीज हैं प्राइमरली वो बुद्धिस्ट ओरिजिन की हैं। प्राइमरली मतलब है बाकी मोडालिटीज के अंदर भी, लेकिन बुद्धिस्ट जो मोडालिटीज हैं उसमें ये डिस्क्राइब्ड है। इनमें एनर्जी जो है उसको वो ब्रॉडली टर्म के तौर पे यूज करते हैं और बोलते हैं कि भाई इसकी ऊर्जा उठाई और हमने यहाँ से वहां पर उसको ट्रांसफर कर दिया। अब एनर्जी बॉडी के तौर पे मतलब ये लैपटॉप जो है एक एनर्जी बॉडी है, बिकॉज आइंस्टाइन ने बोला कि एनर्जी और मैटर जो है वो आपस में इंटरचेंज होते हैं। सो जो आज एनर्जी है वही मैटर है, जो मैटर है वो एनर्जी है। अब इसके अलावा एक तीसरी डोमेन है इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास जो डोमेन का वो बैठता है वो इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मैटर, ऐसे करके 3 डोमेन्स बैठती हैं। तो इंफॉर्मेशन से एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन से मैटर में ट्रांसफॉर्मेशन के डॉक्यूमेंटेशन अभी अवेलेबल नहीं है। हम लोग भी उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। अभी जो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है वो एनर्जी और मैटर में है, जो आइंस्टाइन की प्राइमरली थ्योरी है, जिसके बेसिस पे आज हम क्वांटम और ये सारी बातें करते हैं। सो ये ऑल दैट इज पार्ट ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी। अब इंफॉर्मेशन और एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन ऑफ मैटर में ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी अभी पता चले कि आपके घर के बाहर जो है कोई ब्रीफकेस छोड़ गया और उस ब्रीफकेस में 10 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, तो आपकी आंखों में तुरंत ही खुशी के आंसू आ जाएंगे। तो इंफॉर्मेशन जो है वो मैटर क्रिएट कर रही है। पर जो ब्रीफकेस छोड़ा है उसमें सारे 2000 के नोट हो तो आपको जो है वो दुख के आंसू आएंगे कि एक बार में 8 नोट ही बदले जाते हैं, तो मैं क्या करूं। तो वो जो इंफॉर्मेशन जो है वो आपके एनर्जी लेवल को ट्रांसफॉर्म कर रही है, आपके मैटर के लेवल को ट्रांसफॉर्म कर रही है। सो अगर मैं माइक्रो में आपका वेट चेक करूं तो आंसुओं के कम होने से शरीर में से ट्रांसफॉर्म होने की वजह से आपका माइक्रोन्स में वेट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसी पार्ट को हम लेकर चलते हैं कि जब हम कोई बीज मंत्र को धारण करते हैं या उसको एक कॉपी पर लिखते हैं रेड कलर के पेन से, तो उस पेज की एनर्जी जो है खाली पेज के मुकाबले वो बढ़ जाती है। और जिस डाइटी का भी हम बीज मंत्र का नाम लिखते जा रहे हैं, जैसे मैंने श्रीम लिखा या फिर मैंने जो है लक्ष्मी बीज मंत्र लिखा, तो ऐसे करके जब हम उस बीज मंत्र को बार बार एक कॉपी के ऊपर लिख रहे हैं तो उसकी एनर्जी फिर डॉक्टर आरती लिफ्ट करती हैं और उसको मेंटली डायरेक्ट करती हैं जिस भी जगह उन्हें प्लेस करना है। तो अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है और वो हमें दिख रहा है और हमें पता है कि इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, तो वो उसकी एनर्जी को लिफ्ट करते हैं और उस बच्चे के हार्ट को डायरेक्ट करके और वो वहां प्लेस कर देते हैं। और मान लेते हैं कि ये सब हो गया, ये डिफरेंट भी आपने बता दिया किस तरीके से दोनों चीज़ों में डिफरेंट है ये। तो किसी को अगर बीज मंत्र समझ में नहीं आ रहे हैं, उन्हें नहीं पता है किस तरीके से काम कर रहे हैं,
या फिर कोई मान लीजिए कोई हिंदू है ही नहीं, तो क्या ये बीज मंत्र उन पर भी काम करेंगे, या इसमें इंटेंशंस का भी कुछ खेल है, या इसमें अंडरस्टैंडिंग का भी कुछ खेल है, या फिर इसमें टोटल कुछ रिलीजियस भी खेल है? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये तो एक मान्यता की बात हो गई कि हम ये मानते हैं कि मंत्र केवल हिंदुओं में है, बट मंत्र जो है वो जैनियों में भी है, सिखों में भी है, बौद्ध में भी है, ब्रिटिशर्स में भी है, अरेबिक में भी है, सो सिंताओ करके जो जापानीज हैं उनके यहाँ भी है, सो वो तो सभी जगह है। मंत्र हर रिलीजन के अंदर है, और कोई रिलीजन ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर वो मंत्रों का एस्पेक्ट नहीं दे रखा हो। जी। हमारे जितने भी रिलीजियस एपिक्स हैं वो दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक पार्ट है जो डिवाइन से कनेक्शन है, और दूसरा पार्ट है रिचुअल, कि आपको कोई चीज कैसे करनी है ये बताने का पार्ट रिचुअल का होता है। और एक पार्ट है जो वो डिवाइन कनेक्शन के बारे में बात करें। तो डिवाइन कनेक्शन वाले जितने भी मंत्र हैं, वो चाहे इंग्लिश में हो, गुरमुखी में हो, जैनियों में हो, जैनियों में उसको भक्तांबर स्तोत्र कहते हैं, तो ऐसे करके मतलब वो हर धर्म के अंदर है। सिर्फ ये है कि उसके जानकार कम हो गए हैं लोग। जैसे सिखों में गुटका होती है, तो हर गुटका जो है उनके नंबरिंग्स होती हैं, और एक गुटका जो है उसको पढ़ने से एक तरीके की बीमारियां ठीक करने का होता है। बट वो रिलीजियस फॉर्मेट में वो गुटका को यूज तो करते हैं, बट वो किसी बीमारी को ठीक करने में उसको मतलब वो जनरल उसमें पब्लिश नहीं है। अगर किसी को पता चल जाए कि ये वाली चीज पढ़ने से जो है आपकी बीमारियां ठीक हो रही हैं, तो लोगों का काम बहुत आसान हो जाता है जी। ऐसी मुस्लिम्स में भी मतलब कुरान के अंदर जो है एक पार्ट है जो रिचुअल्स बेस्ड है, लेकिन कुरान के अंदर एक पार्ट है जो मंत्र बेस्ड है। तो उन उन मंत्रों को जब हम यूज करते हैं तो वो इमिडिएटली डिजीजेस में उनका इम्पैक्ट होता है। बट लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा कुरान का पार्ट जो है, जिसको कुरान की आयत कहते हैं, कौन सी आयत जो है वो रिलीजन पे मतलब रिचुअलिस्टिक है, और कौन सी आयत जो है वो बीमारियों को ठीक करने में यूज होती है। जी। अगर ये सब लोगों को पता चल जाएगा तो फिर सारी दुनिया से बीमारियां ही गायब हो जाएंगी। अगर बीमारी को छोड़ दें, जैसे मैं भी देख पा रहा हूँ कि बीज मंत्र आपने बताया हर चीज़ के लिए अलग अलग डीटीज़ को हम बुला रहे हैं, काम करा रहे हैं। जितना मैं समझता हूँ डीटी, हर डीटी का एक अलग स्पेसिफिक काम होता है। तो बियॉन्ड हीलिंग बीज मंत्र क्या क्या कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? लाइक मैं कहूँ अगर मुझे पैसा बहुत सारा बनाना है, तो क्या इसके लिए भी कोई बीज मंत्र होगा? देखिए, ऐसा है, आयुर्वेद जो है वो हमारे देश में एक ऐसी विरासत है। आयुर्वेद जो है वो निर्धन होने को भी रोग मानता है और मृत्यु को भी रोग मानता है। तो निर्धनता और मृत्यु दोनों का उपचार करने वाली प्रक्रिया जो है वो आयुर्वेद है। तो अब हमें क्या है ना, देखिए अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है कि रिसर्च करके आपको ये पता चलता है कि हमारे यहाँ तो मृत्यु को भी बीमारी माना गया है। तो अगर कोई मर जाए तो उसको जिंदा करना मतलब उसको रोग मुक्त करने की प्रक्रिया हमारे यहाँ टेक्स्ट में दे रखी है। इट इज जस्ट दैट कि लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। और निर्धनता को बड़ा आसान सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, हम जो भी काम करते हैं पैसा कमाने के लिए करते हैं? एब्सोल्युटली जी, है ना। हम अगर पैसा कमाने के लिए सब काम करते हैं तो पैसे की आराध्या देवी कौन सी है? लक्ष्मी। तो आप मुझे बताइए कि आपके शहर में लक्ष्मी जी का मंदिर कहाँ पर है? और इस पूरे देश भर में लक्ष्मी जी के कितने मंदिर हैं? मैंने तो एक भी नहीं सुना आज तक। ठीक है, नहीं मैं बताता हूँ, एक नहीं काफी सारे हैं। हाँ। लेकिन अगर मैं गिनती गिनने लगूं कि साईं बाबा के कितने मंदिर हैं, हनुमान जी के कितने मंदिर हैं, शनिदेव के कितने मंदिर हैं, तो इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है जी। कंपेयर टू लक्ष्मी जी के मंदिर। जैसे बॉम्बे में महालक्ष्मी टेम्पल है। अब बॉम्बे की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आपको पता है, पूरे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो मुंबई है। उसके अलावा चार मीनार में एक पाया जो है वो भाग्य लक्ष्मी के तौर पे है। तो आप हैदराबाद की फाइनेंशियल वेल्थ देखिए, वो किसी भी टक्कर मतलब किसी भी तरीके से बॉम्बे से कंपेरेबल है। उसके बाद हैदराबाद के आसपास जो तेलंगाना वाला क्षेत्र है वहाँ पे वारा लक्ष्मी का मंदिर है। वैभव लक्ष्मी कह रहा हूँ, वैभव लक्ष्मी का नहीं है, वहाँ पर जो है
वारालक्ष्मी, नरसिंह लक्ष्मी, इनके सबके टेम्पल्स हैं वहाँ पर। और उस एरिया में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आप हैदराबाद और बैंगलोर का अगर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देखेंगे वो फिनोमिनल है। और वहाँ पे लक्ष्मी जी के मंदिर बहुत सारे हैं, इवन अप टू चेन्नई लेवल। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको लक्ष्मी जी के मंदिर नॉर्थ में नहीं मिलेंगे। हाँ नहीं, मैंने नहीं सुना ठीक है स्पेशली ना। दिस। इनफैक्ट वैष्णो देवी जो है, वैष्णो देवी भी वो महालक्ष्मी स्वरूप है, ओह, बट किसी ने उनका नाम चेंज करके उसको वैष्णो देवी कर दिया। वो महालक्ष्मी है, उनको आप महालक्ष्मी बुलाएंगे तो फाइनेंशियल वेल्थ जो है वो व्यक्ति की चेंज होती है। अब हम आते हैं मेजर अपने पार्ट पे, जो जिस क्वेश्चन के लिए आपने बोला। अब आप क्लियर कट कोरिलेशन देखिए, आपको चाहिए लक्ष्मी, लेकिन आपके पास लक्ष्मी जी के मंदिर नहीं है। आप किसी के पास भी जाएं, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे आना आपके घर में है और मैं बाकी सबके घरों का पता पूछ रहा हूँ, हाउ डज इट मेक एनी सेंस? एग्जैक्टली। तो हमारे को हर चीज के लिए, मुझे शक्ति चाहिए तो मुझे बजरंगबली चाहिए, ठीक है ना। मेरे को जो है शनि से रिलेटेड कोई चैलेंज आ रहा है तो मैं शनि के मंदिर में जाऊंगा। किसी ने हमारे मंदिर और इस पूरे प्रोसेस में छेड़छाड़ करके, मतलब हमारे को गरीब बनाना जो है वो भी किसी की स्ट्रेटेजी का पार्ट था कि इनको, इनका जो पावर वाला पार्ट है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे यहाँ शंकराचार्य हुए हैं, आदि शंकराचार्य जी जी। तो आदि शंकराचार्य जो हैं वो एक महिला के घर पे भिक्षा के लिए गए, तो वो महिला के पास शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं थे। तो उन्होंने, जैसे उनकी आदत थी, तो उन्हें पता चला कि उनके घर में शंकराचार्य जो हैं वो भिक्षा प्राप्ति के लिए आए हैं, मांगने के लिए आए हैं। तो उन्होंने दरवाजा खोल के सिर्फ एक हाथ बाहर निकाल के पूरा घर देखा, तो उसमें 2 सूखे आंवले पड़े थे। तो उन्होंने जो है वो सूखे आंवले जो है वो उनके भिक्षा पात्र में डाल दिए। अब जैसे ही शंकराचार्य ने देखा कि इस महिला के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके मन में जो है देने का भाव जो है वो कितना प्रबल है कि वो 2 आंवले भी हैं उसके पास में, तो वही देने के लिए तौर पे कि मेरे घर से कोई जो मांगने आया है वो भी खाली हाथ ना जाए। तो वो मतलब इतना वो रो पड़े उस पूरी स्थिति को देखकर, और वो रोते रोते उन्होंने जो है संस्कृत में कनक धारा स्तोत्र की रचना करी। और जब उन्होंने वो गाना शुरू करा तो उस महिला का जहां तक घर की बाउंड्री थी उस पूरे घर में जो है सोने की आंवले की वर्षा होने लगी। तो हमारे देश में जो विद्वता थी, आप सोचिए कि वो शंकराचार्य कैसे होंगे जो घर घर भिक्षा मांगने तो जा रहे हैं, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी ऐसी है कि मंत्रों का उच्चारण करें तो सोने के आंवले गिर पड़े। और ऐसे अनेकों लोग इस देश के अंदर हुए हैं जिनके अंदर इतनी जबरदस्त पावर्स थी, और हमें जो है वो पावर्स के बारे में हमारे एजुकेशन सिस्टम ने नहीं पढ़ाया। तो इसलिए आपका हमारा फॉल्ट नहीं है, पर मुझे लगा कि क्योंकि ये चीजें मेरी नेक्स्ट जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, सो लेट मी कनेक्ट ऑल दोज। तो मैंने वो सारे डॉट्स कनेक्ट तो करे हैं, और मुझे ये तो नहीं पता कि सोने के आंवले की वर्षा होती है और कैसे होती है, लेकिन मैंने अपने घर में आंवले का पेड़ जरूर लगा रखा है कि कभी कोई सिचुएशन ऐसी आए कि मेरे को कोई मंत्र पता चले तो मैं उस मंत्र का जो प्रभाव जो है वो अपने घर के जो आंवले का पेड़ है उस पर जरूर टेस्ट करूंगा, और आपको जरूर इनवाइट करूंगा उसके लिए। श्योर, बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे पीछे ना पड़े उसके बाद। कोई बात नहीं, वो मेरा काम है, वो उनका भी शेयर उनको मिल जाएगा, वो नहीं कम होगा। ये डिवाइन है सर, ये पूरी कहानी जो है ना, ये बहुत फर्क है। हमें वो पावर के तौर पे नहीं बताया गया, विच इज व्हाट कॉजेस प्रॉब्लम्स। हाँ, कहीं ना कहीं इसमें जो हमारा स्टेट है और जो हमारा कल्चरल साइड है बहुत डिफरेंट है। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे एक 60 डेज का एक मेडिटेशन रखा है, जो कि लक्ष्मी जी का रोज मेडिटेशन हमने कराया था कुछ लोगों को। उन सब की फाइनेंशियल्स जो हैं वो चेंज हो गए थे। ग्रेट। तो वो 2 महीने का मेडिटेशन करने से जो है वो लक्ष्य, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, कनक धारा स्तोत्र और ये श्री सूक्तपुर, ये मैंने सारे वहां पर यूज करे हैं उस, और कॉन्टिन्यूस 2 महीने तक रोज मैंने लोगों को मेडिटेशन कराया था जूम पर, और वो सारे मेडिटेशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले थे। तो आप उसको कर देखिए कुछ टाइम, तो आपको जो है फाइनेंशियल गेन जब पता चले तो मुझे जरूर आप उसमें करिएगा कि हाँ, सो दैट आपकी वजह से आपके जो ये 23-24 हजार जो लोग आपका पॉडकास्ट सुनते हैं, तो वो सारे लोगों के लिए एक बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगी।
गाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा यूट्यूब चैनल का, जाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो तो डोनेट भी कीजिएगा साथ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो डॉक्टर शुक्ला, हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा 2 पार्ट में अगैन। पहला, अगर किसी को ये सब सीखना है तो किस तरीके से वो कौन सी बुक से स्टार्ट करें, किस तरीके से स्टार्ट करें, और क्या आप लोग भी इसमें कोई कुछ कोर्सेज या फिर किस तरीके से कुछ टीचिंग्स अपनी आगे बढ़ाते हैं? देखिए, मैं पिछले 4 साल से मैं एक बुक के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसमें कि जितना भी मेरी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं मैं उसको वो सब लोगों से शेयर करने के लिए, सो वेरी सून आई विल बी शेयरिंग अ बुक, जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा एनर्जी हीलिंग प्रोसेस जो है उसको शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है SHREEMANTRABJA.com, श्री मंत्राब्ज। श्री मंत्राब्ज का मतलब होता है चैंटिंग श्रीम 1 बिलियन टाइम्स। 1 बिलियन को अब्ज कहते हैं। तो अपने देश की 1 बिलियन जो पॉपुलेशन है उसके लिए जो है वो श्रीम चैंटिंग का मेरा स्ट्रक्चर है, जो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे शेयर करा है। एंड सेम नाम मेरी वेबसाइट का भी है। तो सब लोगों को जो है वो उस पे यूट्यूब चैनल पे कनेक्ट करना है और उनको उनसे रिलेटेड चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो मंत्रों के हिसाब से मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि टेक्स्ट में एम्बिगिटीज हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको ये पता चले कि आपको एक मंत्र जो है वो 12 वर्ष तक उसकी तपस्या करनी है और 12 वर्ष के बाद में आपको पता चलता है कि मंत्र जो है वो आपने गलत करा है, तो उस सिचुएशन को बचाने के लिए ही मैंने ये पूरा का पूरा रिसर्च करा। बिकॉज ऐसे मुझे बहुत सारे लोग मिले जो 50-50 साल से एक ही चीज़ करते जा रहे हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, वो हेल्थ प्रॉस्पेरिटी उनके घरों में नहीं थी। तो इस वजह से तो बुक तो मैं बहुत जल्दी रिलीज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ही के पास में आऊँगा जैसे मेरा बुक रिलीज होने का टाइम। प्लेजरफुल, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी टू होस्ट यू आफ्टर दैट यू रिलीज द बुक। तो मैं एक तो ये कहना चाह रहा था कि हमारे को जो है जैसे पॉडकास्ट में जो क्वेरीज सब लोग डालते हैं, अभी क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ वुमेन वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और वुमेन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ अब ऑफिस ही जाना है, लेकिन उनके पैरेलली जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्हीं की है जी। तो हमारे को एक तो उनकी जो उनके जो चैलेंजेस हैं उसको मंत्र चिकित्सा में कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एक तो वो पार्ट जो है वो हमारे को इसमें शेयर करना चाहिए। और दूसरा पार्ट, उनकी लाइफ में हम स्ट्रेस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एंड हाउ दे कैन बी फाइनेंशियली रिच। सो हेल्थ, वेल्थ और एजुकेशन के बाद में जो है, फिर एजुकेशन के एक पार्ट में हम संस्कृत को डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज संस्कृत वैसे मेरा फेवरेट टॉपिक है, बट जितना हम सब लोगों को देख रहे हैं कैसे उनको कंफर्ट दे सकें, वो एक मुझे टारगेट लगता है कि हमारे को सबसे पहले उस पार्ट को एड्रेस करना चाहिए। और जो मतलब दैट्स इट, मतलब आई फील कि पहले हमें उसको एड्रेस होना चाहिए।